आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 3.6 में हमें एक नए टॉपिक के ऊपर बात करना है, जो है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब तक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे थे, जो आपने एक्सरसाइज 3.1 में 2, 3, 4, 5 इन सभी एक्सरसाइजों में जो आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखा था और आपने उनको बनाना सीखा। फिर उसके बाद आपने ग्राफ पर भी दर्शाना सीखा और फिर बीजगणितीय विधियों, जिसमें आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है, लेकिन जो शुरुआत में हमें समीकरण दिखेगा वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरह नहीं दिखाई देगा। वो कुछ अजीब यानी कि अलग तरीके से वो दिखाई देगा। देखने में नहीं लगेगा कि वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदले जा सकते हैं। अगर आप उन समीकरण युग्मों में कुछ प्रतिस्थापन कर दें तो वे सभी समीकरण दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकते हैं, और उसको बदलने के बाद फिर आप उन्हें किसी भी विधि से, चाहे वो प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्रगुणन विधि है, किसी से भी आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो ऐसे हमें जो है समीकरणों को हल करना है अब एक्सरसाइज 3.6 में। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ही एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। 3.6 पे हम चलते हैं और वहाँ जो भी समीकरण होंगे हम उनमें प्रतिस्थापन करेंगे, कुछ प्रतिस्थापन करेंगे और उन समीकरणों को किस रूप में बदलेंगे? दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में। बदलने के बाद आप उन्हें हल करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये हमें क्वेश्चन 1 में कहा गया है। तो पहले हम फर्स्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला पॉइंट है ये। इस पहले पॉइंट को मैं ले रहा हूं और इसको मैं सॉल्व करूंगा। आप इसको समझिए कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो इसमें हमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो इस तरह से है। वो है 1/2x, फिर प्लस 1/3y, और ये बराबर है किसके? 2 के बराबर है। और इसी प्रकार से आपको दूसरा भी दिया हुआ है। चलिए मैं दूसरा भी लिख देता हूं। दूसरा हमें दिया है 1/3x प्लस में 1/2y और बराबर है 13/6 के। अगर आप इस प्रकार के समीकरण युग्म को देखेंगे तो आप क्या देख के बता सकते हैं कि ये दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं? तो ये नहीं है।
लेकिन आप कुछ प्रतिस्थापन करके इस प्रकार के समीकरणों को जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, कुछ प्रतिस्थापन करके आप इसको दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं और उसके बाद आप उसको हल करेंगे बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करके। तो चलिए अब हम इसके हल के ऊपर बात करते हैं कि आप इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। और आप जो है मेरे मेथड्स को जो मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, उसको आप ध्यान से समझिए। मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो जब आप इसको इस प्रकार के रैखिक समीकरण को दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदलने जाएंगे तो आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि ये जो आपका पहला समीकरण है इसको आप लीजिए पहले 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण जो कि यहाँ पर था। क्या आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं? अगर मैं आपको दिखाऊं, आप बात को समझिएगा कि क्या आप इसको 1/2 गुणा में 1/x ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्या आप इसको ऐसे 1/3 गुणा 1/y ऐसे लिख सकते हैं? बराबर 2। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि मैंने इसको अलग अलग यानी कि चर को अलग कर दिया और अचर को अलग कर दिया, यानी कि जो उसका कोफिशिएंट था उसको अलग कर दिया, चर अलग कर दिया है और अचर यानी कि जो उसका कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक उसको अलग कर दिया। तो इसको मैंने लिखा 1/2 गुणा 1/x। अगर आप इन दोनों की गुणा करें फिर से आपको यही मिलेगा, करके देखिए। एक के एक में गुणा करेंगे तो 1, 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 3 की y में करेंगे 3y। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद जब आप ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिखने के बाद आप इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या है ये आपका? ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप दूसरा लीजिए और लिख के इसको लेते हैं। और दूसरा हमारा ये है, इसको ध्यान से देखिए। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो इसको भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? आप लिख सकते हैं 1/3 गुणा में 1/x। ठीक है, प्लस आप इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा में 1/y और बराबर सॉरी, ये बराबर आ जाएगा हमारा 13/6 के। ठीक है, तो आपने देखा फिर से 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 3 के x में करेंगे 3x प्लस 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की y में करेंगे 2y। मतलब कि इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 2। इसी प्रकार से आपको सीखना है, समझना है और सभी क्वेश्चनों को हल करना है। बात को समझिए, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, जो हमारा समीकरण 1 और 2 बना है, तो इसमें आपको 1/x दिख रहा होगा, इसमें भी 1/x दिख रहा होगा, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो समीकरण 1 और 2 में हमें ये चीजें कॉमन दिख रही हैं। 1/x इसमें भी, 1/x इसमें भी, 1/y इसमें है तो 1/y इसमें है। तो प्रतिस्थापन जो हम करेंगे वो 1/x और 1/y के स्थान पर करेंगे। दोनों ही समीकरणों में ऐसा आपको करना है। तो जब आप प्रतिस्थापन करने जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि माना पहला इस प्रतिस्थापन करेंगे आप 1/x के लिए। माना 1/x, 1/x को आप कोई भी दूसरा चर मान लीजिए, जैसे कि ये x और y में है, आप कोई और दूसरा चर मान लीजिए।
आप ABCDEFG जो अल्फाबेट्स होते हैं, चर होते हैं, इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मैंने 1/x को p मान लिया और 1/y को क्या मान लिया, q मान लिया। ऐसा इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो जब आप ऐसा मानेंगे तो देखिए आपको आगे क्या मिलेगा। 1/x बराबर p है, 1/y बराबर q है। ठीक है, आपने माना है। मानने के बाद आप इसको प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि समीकरण 1 और 2 में 1/x की जगह पर p लिखिए, 1/y की जगह पर q लिखिए और देखिए आपको क्या मिलता है। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। आप लिखेंगे कि x बराबर p और 1/y बराबर q समीकरण 1 व 2 में रखने पर आपने पहले तो इसको माना है कि 1/x बराबर p है, 1/y बराबर q है। उसके बाद समीकरण 1 और 2 में आप रख देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये जो समीकरण 1 है इसमें रखते हैं पहले, तो ये रहा 1/2 गुणा 1/x की जगह पर क्या लिखना है आपको, p लिखना है, तो यहाँ p रहेगा, फिर प्लस का निशान, फिर देखिए प्लस है 1/3, फिर गुणा 1/y की जगह पर आप क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, और ये बराबर किसके होगा, 2 के बराबर होगा ये। अब आप इसको हल कर दीजिए, इसके नीचे 1 लगाइए और इसके नीचे भी 1 लगाइए। तो 1 की गुणा p में करेंगे तो ये रहा p, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस 1 की गुणा q में करेंगे q, 3 की 1 में करेंगे 3 बराबर 2। अब आप 2 और 3 का एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम मिलेगा आपको 6। 6 को 2 से भाग करिए तो 3 मिलेगा, 3 की गुणा 2p में कीजिए तो ये हो जाएगा 3 की गुणा जो है, मतलब कि 6 को 2 से आप भाग करेंगे 3 मिला, 3 की गुणा p में करिए तो 3p हो जाएगा, प्लस 6 को 3 से भाग करिए तो 3 दूनी 6, 2 मिलेगा, 2 की गुणा q में करेंगे तो 2q बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, अब आप इसके नीचे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा आपका 3p प्लस का 2q और 6 दूनी ये हो जाएगा 12। तो ये जो आपके सामने आया है यही आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, जो कि पहला है। तो समीकरण 1 आप इसको मान चुके हैं, समीकरण 2 इसको मान चुके हैं, तो आप इसको मानेंगे कि ये जो आया है ये समीकरण 3 है। और अभी एक और आएगा, आप लिखेंगे और अब इसमें क्योंकि हमें समीकरण 1 और 2 दोनों में रखना है ना, समीकरण 1 और 2 दो में रखना है, तो समीकरण दूसरे में रखते हैं। अब समीकरण दूसरे में रखिए तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, पहले तो लिखा जाएगा 1/3, 1/3, फिर गुणा का निशान, 1/x की जगह पर आप p लिखेंगे, फिर प्लस का निशान, फिर 1/2 हो गया, फिर इसकी गुणा 1/y के स्थान पर q लिखेंगे और बराबर आ जाएगा ये 13/6 के। ये आ गया। अब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए नीचे 1 लगा के, तो 1 की गुणा p में करेंगे तो p, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, प्लस 1 की गुणा q में करेंगे q, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 बराबर 13/6। अब आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 मिलेगा। 6 को 3 से भाग करिए तो 3 दूनी 6, 2 मिला, 2 की गुणा p में करिए तो 2p, प्लस 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 3 6 यानी कि 3 मिलेगा, 3 की गुणा q में करिए 3q बराबर 13/6। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आप इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 6 की गुणा होगी किसमें,
6 की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे आप, यानी कि 2p प्लस 3q में ब्रैकेट इसकी में ब्रैकेट लगा लीजिए गुणा करते समय। इन दोनों की गुणा करिए तो 13 गुणा में 6, और अब 2p प्लस का 3q बराबर 13 गुणा में 6, ये गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2p प्लस का 3q बराबर कितना है ये 13, क्योंकि 6 से 6 कट गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 4 ये रहा, दोनों समीकरण बन गए हैं। पहले आपके पास जो समीकरण थे वो ये दोनों थे, आप इन दोनों को आपने पहले इस रूप में लिखा, ऐसे लिखा और फिर ऐसे लिखा। लिखने के बाद 1/x को p माना है और 1/y को q माना है। जब ये प्रतिस्थापन आपने समीकरण 1 और 2 में किया तो करने के बाद आपने फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो आपका समीकरण ये बन गया। ऐसे फिर आप दूसरे में भी आपने किया तो ये समीकरण 4 आ गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पर चर क्या है, p और q है। समीकरण 3 और 4 में जो चर है वो क्या है, p और q। तो p और q यहाँ पर चर है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप समीकरण 3 और 4 को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है। तो आप किसी भी विधि से इनको हल करिए, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसको आप किस विधि से हल करना चाहते हैं? तो मेरे हिसाब से तो आप इसको विलोपन विधि से करेंगे, ठीक रहेगा ना। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पहले मैं समीकरण 3 और 4 को लिख लेता हूँ, एक साथ लिख के फिर इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को लिखते हैं। तो पहला समीकरण 3 हमारा जो है वो है 3p प्लस 2q बराबर 12, 3p प्लस 2q बराबर 12, जो कि है समीकरण 3, ठीक है। और फिर 4 है 2p प्लस 3q बराबर 13, 2p प्लस 3q बराबर 13, और ये है समीकरण 4। आप इन दोनों ही समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि से आप इसको हल करेंगे। तो जब आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो आप पहले तो किसी एक चर का गुणांक बराबर करिए, चाहे p का या q का। बताइए किसका करें, p का करें। चलिए p का कर लेते हैं। तो p के साथ में यहाँ 3 है, p के साथ में यहाँ 2 है। इस 2 की गुणा आप समीकरण 3 से करेंगे और इस 3 की गुणा समीकरण 4 से करेंगे। तो आप ऐसे करेंगे, समीकरण 3 को, ये जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 को 2 से तथा समीकरण 4 को, ये समीकरण 4 है, इसको आप किससे करेंगे गुणा, 3 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 को पहले 2 से कर लेते हैं। तो जब आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6p प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 दूनी 24, और इसको आप मानेंगे समीकरण 5, क्योंकि 4 तक तो बन चुका है। और फिर आप समीकरण 4 को जो है 3 से गुणा करिए, तो 3 दूनी 6p प्लस 3 की गुणा 3q में करेंगे तो 3 तिया 9q बराबर, फिर 13 की गुणा 3 में करिए, 13 तिया 39, और ये रहा समीकरण 6। अब p के गुणांक बराबर हो चुके हैं। गुणांक बराबर करने के बाद आपको केवल इसको क्या करना है, चर को विलुप्त करना है। तो p तो विलुप्त हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह होने पर ये हो जाएगा। तो घटाने पर लिखेंगे आप, घटाने पर, तो ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा।
तो प्लस का 6p और माइनस का 6p तो कट गया, विलुप्त हो गया ये p। अब आप 9q में से 4q को घटाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 9q है, ये माइनस का ज़्यादा है। 9q में से 4q घटाएंगे तो 5q मिलेगा। यहाँ माइनस का 39 और ये प्लस का 24, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा और आप इन दोनों को आपस में घटाएंगे। 39 में से 24 को घटाइए तो आपको मिलेगा 9 6 15, यानी कि आपको 15 मिल जाएगा। और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और q बराबर आपको मिलेगा 15, और जो 5 यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में जाएगा, 5 3 15, यानी कि q बराबर आपको मिल जाएगा 3। अब इस q का मान आप किसी भी समीकरण 3 या 4 में रख के और p का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से q बराबर 3 आप रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में मैं रख देता हूँ। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या है, वो है 3p प्लस का 2q बराबर है 12 के। तो 3p प्लस में 2 गुणा q का मान हम कितना रखेंगे, q का मान 3 रखेंगे, बराबर आएगा 12। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3p प्लस 2 3 हो जाएगा 6 और बराबर रहेगा ये 12 के। ठीक है, 6 यहाँ प्लस में उधर ले जाइए, माइनस में चला जाएगा ये, यानी कि 3p बराबर 12 माइनस 6। ठीक है, 12 में से 6 घटाइए, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा और ये 3p, यानी कि p बराबर मिलेगा 6। 3 यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि p का मान आपको 2 मिला। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए p का मान आपके पास 2 आया है और q का मान 3 आया। आपके पास p और q का मान आ चुका है, जो कि आपने इस समीकरण को हल कर दिया है। तो ये जो हमें तो मान किसका चाहिए, हमें तो चाहिए x और y का मान चाहिए ना। तो आपके पास ये जो है 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, इसके अंदर p और q का मान रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए, आप यहाँ पर लिखिए, चूंकि 1/x को क्या माना गया है, p, और 1/y को माना गया है q, ऐसा माना गया है। तो 1/x बराबर p की जगह पर 2 रखिए और 1/y q की जगह पर 3 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर करते हैं, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y। जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, और y का जब मान निकालेंगे 3 यहाँ गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा। तो आपके पास में इसलिए आ जाएगा, x का मान आएगा 1/2, y का मान जो आएगा वो आएगा 1/3। तो ये था आपका प्रोसेस जो आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार के जो भी जितने भी समीकरण आपको इस रूप में दिखाई देंगे, पहले आप उनको इस रूप में लिखेंगे जो आपके सामने हैं। लिखने के बाद फिर आप उनको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि उनके अंदर आप p और q का प्रतिस्थापन इस प्रकार से करेंगे जैसे मैंने यहाँ किया है। उसके बाद फिर आप उसको दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, जैसे ये 3 और 4 हमने निकाला है, मतलब कि बदला है। और उसके बाद उसको किसी भी विधि से हल किया जाएगा, जो कि मैंने विलोपन विधि से यहाँ पर किया है। हल करने के बाद जो p और q का मान आएगा ये वापस वहां पर रखा जाएगा जो आपने यहाँ पर माना हुआ है, और रखने के बाद आप x और y का मान आपको मिल जाएगा। और यही प्रोसेस आपको सभी क्वेश्चनों में करना है, यही तरीका आपको यूज करना है, चाहे वो सवाल किसी भी प्रकार का दिया हो। बस यही प्रोसेस है, आप इसको समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें और चीज़ों को रिपीट करें और करके देखिए, समझिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट को लेते हैं और सेकंड पॉइंट का जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट, तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सेकंड पॉइंट में ये दिया हुआ है, ये रहा सेकंड पॉइंट हमारा। इसको ध्यान से देखिए, सेकंड पॉइंट को हम अब सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है इस प्रकार से, 2/√x, फिर प्लस का निशान है, 3/√y बराबर है ये 2 के। ठीक है, और फिर हमें एक और दिया हुआ है, वो है 4/√x, फिर माइनस का निशान है, 9/√y और ये बराबर है -1 के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इनको भी आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। तो जब आप इसको बदलने जाएंगे तो जो आपका मेथड्स होगा, जो प्रोसेस होगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपकी समझ में ये आता जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो जो मेथड है आप उसको प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा समीकरण है, ये जो आपका समीकरण है, पहले हम इसको लेते हैं और इसको लिखेंगे। ये हमारा है 2/√x प्लस 3/√y और ये बराबर है किसके, 2 के बराबर है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये ऐसे किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, बात को समझिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 को कोफिशिएंट को अलग करिए, यानी कि आप ऐसे लिखेंगे 2 गुणा में 1/√x, फिर प्लस ये रहा आपका 3, इसमें आप कर रहे हैं 3 को अलग, तो 3 गुणा 1/√y। ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा हमारा 2 के। आ गया ये चीज। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके नीचे 1 लगा के जब गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और फिर आप इसके नीचे 1 लगा के इसको हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, और इसी प्रकार से आप दूसरा भी लेंगे। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारे पास है 4/√x माइनस का निशान, फिर है 9/√y बराबर है -1 के। ठीक है, तो जब आप इसको लेंगे, इसको भी वैसे ही लिखिए जैसे इसको लिखा गया है। 4 को आप अलग करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणा में 1/√x, और फिर माइनस इसको आप लिखेंगे 9 गुणा में 1/√y। और एक चीज और आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से लगा सकते हैं, मतलब ये ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, ये ब्रैकेट भी ठीक रहेगा, ब्रैकेट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट भी लगा लीजिए, और यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को हम लगा देते हैं। ये ब्रैकेट भी आप लगा लीजिएगा। तो जब आपने इसमें 9 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, तो बराबर ये -1 रहेगा, और ये समीकरण आपका 2 है। तो अगर आप समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो क्या आपको कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि इसके अंदर 1/√x है, इसके अंदर भी 1/√x है, यहाँ पर 1/√y है, यहाँ पर भी 1/√y है,
तो यानी कि आप प्रतिस्थापन करेंगे 1/√x को और 1/√y को आप प्रतिस्थापित करेंगे। तो आप कैसे करेंगे प्रतिस्थापन, वही प्रोसेस रहेगा कि माना 1/√x को आप कोई भी दूसरा चर मान लीजिए। चलिए मैंने p फिर से मान लिया, और 1/√y को आप फिर से मान लीजिए q। ठीक है, तो p और q मान लिया, इसको p मान लिया और इसको q मान लिया। और उसके बाद इसको हम रखेंगे समीकरण 1 व 2 में रखने पर। किस में रखेंगे? समीकरण 1 व 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 और 2 में हमें रखना है। तो जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तब ये कैसे बन जाएगा? चलिए ध्यान से देखिए। तो ये रहा आपका 2 गुणा 1/√x की जगह पर p लिखिए, फिर प्लस 3 गुणा 1/√y की जगह पर q लिखिए, और बराबर किसके लिखेंगे? 2 के। ठीक है, इसको आप हल करिए। तो 2 की p में गुणा करेंगे 2p, 3 की q में करेंगे 3q बराबर 2, और ये आपका रहेगा समीकरण, ये 2 तक हो गया था, समीकरण 3 हो गया ये। इसी तरह से आप इसके अंदर भी करेंगे, 2 में भी तो रखना है। तो आप लिखेंगे और फिर ये हो जाएगा 4 गुणा 1/√x को क्या माना गया है? p, तो p लिखिए, माइनस 9 गुणा 1/√y को q माना गया है, तो यहाँ q लिखिए, बराबर ये -1 है तो -1 लिखिए। ठीक है, 4 की गुणा p में करेंगे तो 4p, माइनस 9 की q में करेंगे 9q बराबर -1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब आपके पास में आप समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए। ये समीकरण 3 और 4 किससे बने हैं? इन दोनों को हमने जो है बदला है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में। अब आप इनको हल कर लीजिए किसी भी विधि से और आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए ऐसा हम करते हैं। तो पहले दोनों समीकरणों को एक साथ लिख के फिर विलोपन विधि लगा देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो देखिए क्या बनता है। ये आप यहां पर लिखेंगे 2p प्लस का 3q बराबर 2, ये आपका समीकरण 3 है। और फिर है 4p माइनस का 9q बराबर -1, और ये है समीकरण 4। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से देखिए। विलोपन विधि से हम इसको करने जा रहे हैं। विलोपन विधि से आप इसको हल करेंगे। तो किसके गुणांक बराबर करें? p का करें कि q का करें? q का करें। चलिए इस बार q का कर लेते हैं। तो जब हम q के गुणांक बराबर करेंगे तो q के साथ यहाँ पर 3 है, q के साथ यहाँ 9 है, तो 9 की गुणा आप इस पूरे में करेंगे तो 3 की गुणा इस पूरे में करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए समीकरण, क्योंकि हम q के गुणांक बराबर करें तो q पे ही ध्यान देना है। समीकरण 3 को, यानी कि समीकरण 3 है, इसको आप 9 से तथा समीकरण 4 को, ये जो समीकरण 4 है, 4 को किससे करेंगे? 3 से गुणा करने पर। ठीक है, ऐसा आप करेंगे। तो समीकरण 3 को 9 से गुणा करिए, 3 को 9 से, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18p प्लस 9 तिया 27q बराबर 9 दूनी 18। तो आपने 9 की गुणा पूरे में कर दिया और ये रहा आपका समीकरण 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसमें भी गुणा करिए 3 से। 3 चौक 12, 12p हो गया, फिर माइनस का निशान, 3 नीम 27q
बराबर 3 की गुणा -1 में करिए तो -3, और ये रहा आपका समीकरण 6। तो क्यू के गुणांक बराबर हैं, जो कि प्लस माइनस में भी हैं, यानी कि कट भी जाएंगे ये। तो अगर ये कट जाएंगे तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि मैं निशान नहीं बदलना चाहता हूं, ताकि 27Q प्लस का और 27Q माइनस का कट जाए। बाकी सबको जोड़ दीजिए, जैसे कि 18P और 12P को जोड़िए, तो 8 और 2 10, यानी कि 30P हो जाएगा ये। जोड़ने पर केवल निशान नहीं बदलता है, बस। तो 18 और ये -3, ये तो आपस में घट जाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हैं। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो 18 में से 3 घटाइए, यानी कि ये 15 मिलेगा, जो कि प्लस का ही ज्यादा है। तो P बराबर आपको मिलेगा 15, और 30 यहाँ जो गुणा में वो इसके बटे में जाएगा, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये मिलेगा 1/2, यानी कि जो P है वो आया है 1/2। इसको आप किसी भी समीकरण में रख के Q का मान निकाल लीजिए, चाहे आप 3 में रखिए, चाहे आप 4 में रखिए। तो P बराबर 1/2 समीकरण 3 में रख देते हैं और Q का मान निकाल देते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास है 2P प्लस का 3Q बराबर 2। यही आपका समीकरण 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 गुणा P का मान 1/2, फिर प्लस 3Q बराबर 2। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, ये पूरा हो गया 1, प्लस का ये 3Q बराबर 2। ठीक है, क्योंकि जब ये पूरा कट जाएगा तो कटने के बाद क्या, ये 1 बचा, 1 का आप लिख देंगे, प्लस का 3Q बराबर 2। तो 3Q बराबर 2, और जो यहाँ प्लस 1 इधर माइनस में जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे तो 3Q बराबर 2 में से घटाइए 1, तो Q का मान जब आप निकालेंगे तो 3 यहाँ गुणा में है, तो इसके बटे में जाएगा। तो P का मान आप यहाँ लिख भी दीजिए कि P का जो मान आया है वो 1/2 आया है, और जो Q का मान आया है वो 1/3 आया है। तो P और Q का मान आ गया ना, 1/2 और 1/3, ये आपका आ चुका है। अब आप P और Q का मान वापस यहाँ पर रखिए और X और Y का मान निकाल दीजिए। चलिए ऐसा करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हमने यहाँ पर 1/√x को तो P माना है, और 1/√y को Q माना है, तो 1/√x बराबर P का मान जो भी है, यानी कि P का मान 1/2 है, तो 1/2, और 1/√y और Q का मान आया है 1/3, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, √x की गुणा 1 में करेंगे तो √x, और अब आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, और √y की 1 में करेंगे तो √y ही लिखना है, तो हमें √y मिलेगा। इसको y बना देते हैं और यहाँ रूट लगा देते हैं, यानी कि √y बराबर 3 आ गया है। इसको एक बार और साफ लिख देते हैं, √x बराबर आया है 2 के, और जो हमारा √y है, क्योंकि जब √y की 1 में करेंगे तो √y, 3 की 1 में करेंगे तो 3, इस प्रकार से हमें मिल गया है। अब केवल आपको यहाँ पर इस रूट को हटाना है x के ऊपर से, और इस रूट को हटाना है y के ऊपर से, और x और y का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ, ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएं। देखिए, जब हमारे ऊपर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है कि x² बराबर 25, ठीक है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम वर्गमूल लेते हैं। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम वर्गमूल लेते हैं। तो 25 का जो है गुणनखंड होता है 5 गुणा 5, और इस प्रकार से x का मान 5 का जोड़ा 5 बाहर आ जाता है। तो आपने क्या देखा
आपने ये देखा कि अगर आप इस यक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाना चाहते हैं, यक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो वर्गमूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा समझें हम, इसका उल्टा अगर हम समझें, इसका उल्टा क्या समझना है आपको? इसका उल्टा ये समझना है कि पहले तो हम स्क्वायर को हटा रहे थे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगा रहे थे? वर्गमूल लगा रहे थे ना। अब अगर इस वर्गमूल को हटाना है तो क्या करेंगे? इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को समझना है बस, कि स्क्वायर हटाना है अगर तो वर्गमूल लगाइए, वर्गमूल हटाना है अगर तो फिर से स्क्वायर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लगाइए, वर्गमूल हटाना है तो स्क्वायर फिर से लगा दीजिए उसके एक्स के ऊपर, बस। तो इसी बात को अगर आप ध्यान दें और इस वर्गमूल को हटाना है एक्स के ऊपर से तो आप 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो अब ये केवल एक्स माना जाएगा। ठीक है, और y के ऊपर से वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर लगाने से वर्गमूल हट जाता है। तो x बराबर 2 का स्क्वायर करिए, 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 गुणा 2, और फिर y बराबर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 गुणा 3, यानी कि x बराबर 2 दूनी 4 आया है, और जो y का मान आया है वो 3 गुणा 3 यानी कि 9 आया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि x का मान 4 है और y का मान 9 है। इस सेकंड पॉइंट को हल करने के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना था इस सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बड़े हैं, मतलब देखने में और कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा ये लंबा है, और बाकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप केवल बात को समझिए, इस चीज़ को जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वही मतलब जो आपने फर्स्ट पॉइंट में किया है वही आपने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में भी किया है। बस आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, और उस थर्ड पॉइंट को अब हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे, उस थर्ड पॉइंट के ऊपर चलिए हम बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिए आप क्या दिया है। थर्ड पॉइंट में आपको कह रहा है कि 4 बटे में x प्लस 3y बराबर 14 है, फिर 3 बटे में x माइनस 4y बराबर 23 है, और इनको हल कर दीजिए। ऐसा ही आपका थर्ड पॉइंट है ये। ठीक है, ये रहा, इसको आप सॉल्व करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 4 बटे में x और फिर प्लस 3y बराबर 14, ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर दिया है 3 बटे में x माइनस का 4y और बराबर है ये 23 के, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखें तो x के गुणांक तो अलग अलग हैं, चलिए ठीक है। y के गुणांक बराबर किए जा सकते हैं, मतलब x के गुणांक आप बराबर नहीं कर पाएंगे, लेकिन y के गुणांक बराबर किए जा सकते हैं। यहाँ पर y के गुणांकों को बराबर किया जा सकता है और y अपने आप में कैंसिल भी हो जाएगा, और जब ये विलुप्त हो जाएगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सवाल की बनावट है ये कुछ इस प्रकार से देखने में लग रहा है कि आप इसमें y के गुणांक को बराबर करके, y को विलुप्त करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसा सवाल की बनावट को देखकर हमें लग रहा है। तो ऐसा करने से हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्थापन
नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर हमें जो है y के गुणांक बराबर कर सकते हैं और y विलुप्त हो जाएगा और आप इसको हल करके आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी इसके अंदर प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को मान के विलोपन विधि लगा देते हैं। हम इसमें प्रतिस्थापन नहीं करेंगे। आप मेरी बात को समझिए और इसको देखिए कैसे किया जाएगा। तो अगर हम इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने और ऐसा मान के जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप y के गुणांक बराबर करना है, क्योंकि हम x के नहीं कर पाएंगे, x के गुणांक बराबर नहीं कर पाएंगे, लेकिन y का आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 4 है, तो 4 की गुणा आप इस पूरे में करेंगे और फिर 3 की गुणा इस पूरे में करेंगे। ऐसा करके आप y के गुणांक बराबर कर ले जाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण, वैसे तो ये विलोपन विधि लगा रहे हैं तो लिख दीजिए विलोपन, डायरेक्ट आप इसको प्रयोग कर रहे हैं बिना कुछ प्रतिस्थापन किए। विलोपन विधि से आप ऐसा करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 को क्योंकि y के बराबर करना है तो समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 को किससे करना है, इसके साथ y के साथ में 3 है, यानी कि 3 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करते हैं। तो जब आप गुणा करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। पहले हम समीकरण 1 को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 ये है, चलिए इसको 4 से गुणा करके दिखाते हैं। तो ये बन जाएगा 4 गुणा 4/x प्लस 4 गुणा 3y बराबर 14 में भी 4 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा, मतलब कि मैंने समीकरण 1 को 4 से गुणा कर दिया है, मतलब अभी मैंने केवल लिखा है। अब इसको हम गुणा करके देखते हैं। तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, x की 1 में करेंगे x यानी कि प्लस, ये हो जाएगा 4 3 12y बराबर। अब इन दोनों की करते हैं 14 की गुणा 4 में, तो 4 चौक 16 86 ले 4 एकम 4 5 यानी 14 चौक 56 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको मानेंगे कि ये समीकरण क्या है, 3 है। और समीकरण 1 ये समीकरण, हाँ ठीक है। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है, तो इसको आप 3 से गुणा करेंगे तो 3/x को, यानी कि 3 से गुणा करेंगे आप, 3 से गुणा करेंगे 3/x को, फिर माइनस 3 से गुणा करेंगे आप 4y को, और फिर 23 को भी 3 से गुणा करना है। मतलब क्या है कि समीकरण 2 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसमें भी 3 से गुणा किया, इसमें भी 3 से गुणा किया, इसमें भी 3 से गुणा किया, 3 इसमें भी लगाया, 3 इसमें भी लगाया, 3 इसमें भी लगाया। ऐसा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप और लिख दीजिए। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 1 लगा लीजिए, 3 3 हो जाएगा 9 बटे में 1 की x में करेंगे x माइनस 3 चौक 12y बराबर 23 की गुणा 3 में करिए तो 23 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 69, और ये समीकरण 4। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो y के गुणांक बराबर हो चुके हैं। अब ये हल होने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो समीकरण 4 के नीचे हम 3 को लिख देते हैं, मतलब आप इसको करिए, यानी कि 16 बटे में x प्लस का 12y और बराबर ये कितना है, ये 56, और ये आपका समीकरण 3 है, मैंने लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विलोपन विधि से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में जब y के गुणांक बराबर हो गए तो आप ध्यान से देखिए 3 और 4 में y के गुणांक बराबर हैं तो ये तो कट जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने समीकरण 3 और 4 को एक साथ लिख दिया है। भले ही 4 ऊपर है 3 नीचे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 ऊपर है या 4 ऊपर है या कौन सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका 12y और माइनस का और 12y प्लस का कट गया। ठीक है, तो ये कटा है क्योंकि निशान हमने नहीं बदला है। तो निशान कब नहीं बदलेगा, जब आप इसको जोड़ेंगे तो निशान कभी नहीं बदलता है। तो निशान नहीं बदला तो ये दोनों कट गया। अब आप जोड़ लीजिए, तो आप इसको जोड़िए, पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये मिलेगा 9 और 6 15 5 हासिल 1 5 और 6 5 11 और 1 12, यानी कि ये तो मिल गया 125। अब हमें 9 बटे में x और 16 बटे में x को भी जोड़ना है। तो मैं इन दोनों को अलग से आपको जोड़ के दिखाऊंगा। 9 बटे x और 16 बटे x को जोड़िए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 9 बटे में x प्लस 16 बटे में x को जोड़ेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला बराबर है, तो नीचे वाला बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा और संख्याएं जोड़ दीजिए, तो 16 और 9 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको जोड़ेंगे तो x दोनों के नीचे बराबर है तो एक बार x लिखा जाएगा और ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, क्योंकि नीचे वाला जब बराबर होता है तो ऊपर की संख्याएं एज इट इज जुड़ जाती हैं। 16 9 25 बटे में x मिलेगा, तो आपको मिलेगा 25 बटे में x, यानी कि जब ये जुड़ जाएंगे तो 25 बटे में x आपको मिलेगा। तो 25 बटे x किसके बराबर है, 125 के। अब आप इसके नीचे 1 लगा के और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 की गुणा 1 में करेंगे तो 25 मिलेगा और x की गुणा 125 में करेंगे तो 125 x मिलेगा। जब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो 25 और 125 इसके बटे में जाएगा, तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100 होता है, 25 25 125 हो जाएगा, यानी कि x का मान आएगा 1/5। x का मान क्या आया, x का मान आ गया 1/5। आपके सामने है, ये ध्यान से देखिएगा। इस बार हमने कोई प्रतिस्थापन नहीं किया है, क्योंकि सवाल की बनावट ऐसी थी कि आप इसको विलोपन विधि से डायरेक्ट हल कर सकते थे, और इसलिए मैंने प्रतिस्थापन नहीं किया और x का मान आ चुका है। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए और आप y का मान निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो x बराबर 1/5 आप किस में रखेंगे, आप डिसाइड करिए, अपनी मर्जी से किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं, चलिए x बराबर 1/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 ये है, यानी कि 4/x प्लस में 3y बराबर 14, 3y बराबर 14, और x का मान 1/5 रखना है ना, तो x का मान 1/5 रखेंगे। ध्यान से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका 4 बटे में x का मान कितना 1/5 और ये प्लस का 3y बराबर 14। 1/5 तो बटे में है, लेकिन ये 4 बटे में नहीं है, तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। 1 लगा के इस प्रकार से इनकी गुणा की जाती है, इस प्रकार से आप इनको गुणा कर देते हैं। नीचे वाला बटे में था लेकिन ऊपर वाला बटे में नहीं था, तो 4 के नीचे 1 लगा दिया, बटे में आ गया। तो इस प्रकार से 1 की गुणा इसमें करेंगे और 4 की गुणा इसमें करेंगे। ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 चौक हो जाएगा ये 20, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो बटे में 1 आएगा, लेकिन उस 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। 3y बराबर 14 और फिर आ जाएगा 3y बराबर 14, और जो प्लस का 20 है इधर माइनस में चला जाएगा, और 20 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, जो कि माइनस का ज़्यादा है, तो 3y, यानी कि y बराबर आएगा -6। 3 यहाँ गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि y का मान आएगा -2। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमें जो है x का मान 1/5 मिला है और y का मान जो मिला है वो -2 मिला है। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। फोर्थ पॉइंट हमें जो दिया हुआ है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्थ पॉइंट किस रूप में है। इस रूप में दिख रहा है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फोर्थ पॉइंट को। इसमें हमें दिया हुआ है 5 बटे में x-1 और फिर प्लस 1 बटे में y-2 और बराबर है ये 2 के। ठीक है, और फिर दिया है हमें 6 बटे में x-1 माइनस 3 बटे में y-2 बराबर दिया है 1 के। तो ये आपको दिया हुआ है दोनों ही समीकरण। 5 बटे में x-1 प्लस 1 बटे में y-2 बराबर 2 है, और फिर 6 बटे में x-1 माइनस 3 बटे में y-2 बराबर 1, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी बनावट को आप देखिए। इसमें हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें हम y के गुणांक बराबर कर सकते हैं और ना ही x के कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो प्रतिस्थापन कर देते हैं। हमारे लिए प्रतिस्थापन करना ही ठीक रहेगा। तो समीकरण ये रहा आपका, दोनों है। इसको हम हल करते हैं। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो यहाँ पर आप पहले इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हमें तो ये दिया है कि 5 बटे में x-1 फिर प्लस 1 बटे में y-2 बराबर है 2 के। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 1 बटे में x-1, ऐसा आप लिख सकते हैं। और फिर इसका एक बाहर निकाल दीजिए, तो 1 गुणा में आप लिख सकते हैं 1 बटे में y-2, ऐसे लिख सकते हैं आप, बराबर रहेगा ये 2 के। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और अब आप दूसरे को भी ऐसे लिखिए, ये जो दूसरा वाला इसको भी ऐसे लिखिए। तो ये जो दिया है वो है 6 बटे में x-1 माइनस 3 बटे में y-2 बराबर है ये 1 के। तो 6 को बाहर करते हैं, तो 6 गुणा में ब्रैकेट में आएगा x-1 और फिर माइनस 3 गुणा ब्रैकेट में 1 बटे में y-2 और बराबर किसके है, ये 1 के है। तो ये आपका रहा समीकरण 2। तो अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो क्या कॉमन है, 1 बटे में x-1, 1 बटे में x-1, यहाँ 1 बटे में y-2, यहाँ 1 बटे में y-2, यही कॉमन है। तो इसको आप p मानेंगे, इसको q मानेंगे और हल करेंगे। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो माना 1 बटे में x-1 को हम p मान रहे हैं और 1 बटे में y-2 को q मान रहे हैं। ऐसा मान के हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो इसको हम समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ये जो हमारा इसको p और इसको q माना है, इसको समीकरण 1 और 2 में रखने पर, यहाँ पर आप तथा करके लिख सकते हैं कि तथा समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ये तथा लिखा हुआ। और भी लिख सकते थे आप, और लिखना चाहे तो और लिख लीजिएगा, तथा भी लिख सकते हैं। तो जब आप रखेंगे तो ये क्या बनेगा, पहले आप इसमें रखिए, इसको p और इसको q रखिए, तो ये बनेगा 5 गुणा में, इसको p माना गया है तो p, फिर प्लस का निशान 1 गुणा इसको q माना गया है तो q,
बराबर ये 2 है तो आप 2 लिखिए, ठीक है। तो 5 की गुणा p में करिए 5p प्लस 1 की q में करिए q बराबर 2, और ये आ गया हमारा समीकरण 3 आ गया, ठीक है, समीकरण 3 आ गया। और ऐसा आप इस समीकरण 2 में भी करिए। तो ये हो जाएगा 6 गुणा में, इसको क्या माना गया है p, फिर माइनस का निशान, 3 गुणा इसको क्या माना गया है q, और बराबर रहेगा ये किसके बराबर रहेगा 1 के बराबर रहेगा। तो ये आया 6p माइनस का 3q बराबर 1, और ये है समीकरण 4। तो समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 ये है। तो इस समीकरण 3 और 4 को आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए, p और q का मान निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो पहले हम समीकरण 3 और 4 को एक साथ लिखते हैं, यानी कि 5p प्लस q बराबर 2, यानी कि 5p प्लस q बराबर 2, ये है हमारा समीकरण 3। तो 5p प्लस q बराबर 2 समीकरण 3 हो गया। अब 6p माइनस 3q बराबर 1, 6p माइनस का है ये 3q बराबर 1, और ये रहा समीकरण आपका ये 4। तो समीकरण 3 और 4 को आप विलोपन विधि से हल करके p और q का मान निकाल लीजिए। किसके गुणांक बराबर करें, p का या q का? q का करें, चलिए q का कर लेते हैं। तो इसके साथ कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। इस 1 की गुणा आप समीकरण इसमें करेंगे 4 में, और इस 3 की गुणा आप समीकरण 3 में करके q का गुणांक बराबर कर सकते हैं। जब q का करना है तो q का देखेंगे, p का करना होता है तो p का देखते हैं। तो p का q का इजी रहेगा। तो समीकरण 3 को, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 को किससे करेंगे हम, समीकरण 3 को इस 3 से तथा समीकरण 4 को, ये समीकरण 4 है, समीकरण 4 को यहाँ पर q के साथ में 1 है, 1 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। तो समीकरण 3 को 3 से करते हैं पहले, तो 3 से इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15p प्लस ये हो जाएगा हमारा 3q बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया, और ये हो गया समीकरण 5, ठीक है। अब 4 को 1 से करते हैं, तो इस पे 1 से करने पर तो 4 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका 6p रहेगा माइनस का 3q रहेगा, और ये 1 रहेगा। तो ये समीकरण 6, ठीक है। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण के ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो q तो यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो जब निशान नहीं बदलना होता है तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। अब निशान बदलना नहीं है तो प्लस का 3q माइनस का 3q कट गया, जोड़ना है हमें। तो 15p और 6p, 15 6 21p हो गया, और ये 6 और 1 7, क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ रहे हैं ये। तो p बराबर हमें मिलेगा 7/21, क्योंकि 21 यहाँ गुणा में है। तो 7 एकम 7, 7 या 21। तो p जो आया है वो आया है 1/3, p का मान आ गया ना। अब इस p का मान आप किसी भी समीकरण 3 में रखें या 4 में रखें, q का मान निकाल लीजिए। तो p बराबर 1/3 हम रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 ये रहा, यानी कि 5p प्लस का 1q बराबर 2, समीकरण 3 में यही है, ठीक है। तो 5 गुणा p का मान है 1/3 प्लस, और ये आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, q बराबर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाइए, आप गुणा करिए। 5 की गुणा 1 में करेंगे तो ये मिलेगा 5 बटे में, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो ये रहेगा 3 प्लस ये रहा आपका q, और बराबर है 2 के। तो जब आप q का मान निकालेंगे तो 2, 5/3 इधर माइनस में जाएगा,
इसके नीचे आप 1 लगाएंगे और q बराबर एलसीएम लीजिए, 3 और 1 कैल्सियम 3, 3 और 1 कैल्सियम 3, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 की गुणा 2 में करिए ऊपर तो 3 दूनी 6 माइनस 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5, यानी कि q बराबर मिलेगा 6 में से 5 घटाइए 1/3 हो गया ना हमारे पास। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि p का मान जो आया है वो 1/3 आया है। p का मान कितना आया है 1/3। ये हमारा था 5/3 हुआ प्लस q, यानी कि 5/3 माइनस में गया तो एलसीएम लेने पर 3 आया, तो ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। दोनों का ही यहाँ पर p का मान भी 1/3 आया है और q का मान भी 1/3 आया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों का मान एक जैसा ही आया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों का मान एक जैसा है, जो है वो तो आएगा ही, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्या माना है, हमने माना है कि चूंकि 1/x-1 यही था ना। चलिए देखते हैं, 1/x-1 को p माना गया है तो बराबर इसको p लिखा गया था, और 1 में ये था y-2, 1 में y-2 इसको माना गया था q, तो बराबर q रहेगा। अब मान रखते हैं तो 1 में x-1 बराबर p का मान कितना 1/3 और 1 में y-2 बराबर कितना q का मान भी 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, 1 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा x-1 पर, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 की जब y-2 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का मान मिलेगा -1 इधर प्लस में आ जाएगा और y का मान मिलेगा -2 इधर प्लस में आएगा, तो x का मान 4 और y का मान 5। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि x का मान 4 है और y का मान 5 है, ऐसा आप देख सकते हैं। ये हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे जो 4 पॉइंट सॉल्व हो गए हैं, मैं एक पॉइंट और हल करूँगा इसमें। इसका जो 5th पॉइंट है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम 5th पॉइंट भी देख लेते हैं। 5th पॉइंट में हमें कैसा है वो इक्वेशन जो हमें सॉल्व करना है उसको देखते हैं। 7x - 2y बटे में xy बराबर 5 और फिर 8x + 7y बटे में xy बराबर 15, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करते हैं, लिखते हैं 7x - 2y बटे में है xy बराबर है ये 5 के, ठीक है। और फिर हमें दिया है 8x + 7y बटे में xy बराबर है 15 के, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप पहला समीकरण लीजिए, 7x - 2y बटे में है xy और बराबर है 15, 5 के, बराबर 5 के है। आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले एक्स वाई को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी कि 7x को अलग कर दीजिए, 2y को अलग कर दीजिए। तो अगर आप इसमें से 7x और 2y को अलग अलग करेंगे तो दोनों के नीचे एक्स वाई को लिखा जाएगा। यानी कि अगर मैं 7x को और 2y को अलग अलग करूंगा तो एक्स वाई इसके नीचे भी आएगा और एक्स वाई इसके नीचे भी
लिखा जाएगा और बीच में माइनस का निशान रहेगा, बराबर रहेगा ये 5 के। तो यहाँ से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 7/y और माइनस ये बन जाएगा 2/x और बराबर 5। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 7 गुणा में 1/y, ऐसे लिख सकते हैं प्रतिस्थापन करने के लिए। माइनस इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में ब्रैकेट में 1/x, ऐसे लिख सकते हैं और बराबर ही किसके रहेगा, ये 5 के बराबर रहेगा। इस प्रकार से आप इसको देखिएगा। तो ये आपका समीकरण 1 आपके सामने आ गया है। यही काम हमें दूसरे के साथ भी करना है, तो आप लिखेंगे और दूसरा हमारा ये है जो कि इस प्रकार से है 8x प्लस का 7y बटे में xy बराबर है ये किसके, बराबर है ये 15 के। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करिए, यानी कि 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो ये बनेगा 8 बटे में y प्लस ये बनेगा 7 बटे में x बराबर 15। अब आप इसको भी 8 को अलग करिए, 7 को अलग करिए, तो ये बनेगा 8 गुणा में 1/y और फिर प्लस 7 गुणा में 1/x और बराबर रहेगा ये किसके, 15 के। ठीक है, और ये आपका रहेगा समीकरण 2। अब अगर आप समीकरण 1 को देखें, समीकरण 2 को देखें, तो 1/y यहाँ पर, 1/x यहाँ पर, दोनों में ही कॉमन है, तो इन्हीं को हम x और y मानेंगे। तो माना आप एक चीज नोट कीजिए कि पहले y आ रहा है फिर x आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अब 1/y को p मानेंगे और 1/x को q मानेंगे, वो तो जो आंसर आएगा वो तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। आपको तो अपने मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर 1/y को p मान रहे हैं और 1/x को q मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, तथा इसको हम समीकरण 1 व 2 में रखने भी जा रहे हैं, रखने पर। तो समीकरण 1 में रखिए, पहले तो इसमें रखते हैं, तो इसका मान कितना रखा जाएगा, p, और इसका मान q, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/y को p, 1/x को q माना गया है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा में इसका मान है p माइनस 2 गुणा में इसका मान है q और बराबर रहेगा ये 5 के। ठीक है, तो ये रहा 7p माइनस का 2q बराबर 5, ऐसा हो गया अभी ये, और ये है आपका समीकरण 3 हो गया। ऐसे ही आप दूसरे में भी करिए और समीकरण 2 में भी रखिए, तो ये बन समीकरण 2 ये वाला है। ठीक है, तो 8 गुणा इसकी जगह पर p प्लस का निशान है बीच में, यानी कि 7 गुणा इसकी जगह पर q और बराबर 15। तो ये हो जाएगा 8p प्लस का 7q बराबर 15 और ये हो गया समीकरण 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो पहले तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7p माइनस का 2q बराबर है ये 5 के, जो कि समीकरण 3 है, और फिर 8p प्लस का 7q बराबर है 15 के, जो कि समीकरण 4 है। ये विलोपन विधि से हल करने के लिए गुणांक बराबर करना पड़ेगा, तो p का बराबर करेंगे q का करें, चलिए q का कर लेते हैं। किसी का भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, p का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, q का करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो q का करें, चलिए p का कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी करिए। तो चलिए q का ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर q के साथ में 2 है तो 2 की गुणा आप इसमें करेंगे, यहाँ q के साथ में 7 है तो 7 की गुणा आप इसमें करेंगे,
तो आप लिखेंगे समीकरण 3 को, ये समीकरण 3 है ना, इसको 7 से तथा समीकरण 4 को, यानी कि जो समीकरण 4 है, 4 को हम 2 से गुणा करने पर, ऐसा आप करने जा रहे हैं, गुणा करने पर। तो करें, चलिए करते हैं। तो समीकरण 3 को 7 से करिए, 7 से करना है। तो 7 सते 49 पी हो जाएगा, 7 दूनी 14 की हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, यही तो बनेगा। 7 की गुणा इसमें करेंगे तो 49 पी माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14 क्यू, ये हो जाएगा 7 पचे 35। तो चलिए ये बना लेते हैं। तो पहले हो जाएगा 7 सत्ते 49 यानी कि 49 पी, और फिर माइनस का हो जाएगा 7 दूनी 14 क्यू बराबर, इसमें 7 से करेंगे तो 7 पचे 35, और ये हो जाएगा समीकरण अब 5। समीकरण 5 हो गया ये। समीकरण 4 को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 अठे 16, 2 सते 14 और 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा 2 अठे 16 पी माइनस 2 से करना है, इसमें गुणा करना है ना, तो प्लस का निशान है यहाँ पर, तो प्लस का ही रहेगा निशान, प्लस का निशान लगाइए। तो 7 दूनी 14 क्यू और बराबर, फिर 15 की गुणा भी हमें 2 से ही करना है, तो 15 दूनी 30, और ये रहा समीकरण 6। आप देखिए क्यू कट रहा है तो निशान बदलना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़िए, तो निशान बदलना नहीं है, तो माइनस का 14 क्यू प्लस का 14 क्यू कट गया, इन दोनों को जोड़िए। तो 49 पी और 16 पी कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, और हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 65 पी। इन दोनों को भी जोड़िए तो 30 और 30 60 65 आ जाएगा, यानी कि पी जो मिला वो मिला 65, यहाँ गुणा में है तो बटे में 65 आएगा, 65 से 65 कट के आपको 1 मिलेगा, यानी कि पी मिलेगा 1। तो पी बराबर 1 आप किसी भी समीकरण में रख के क्यू का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 ये वाला है, यानी कि 7p माइनस का 2q बराबर 5। 7p माइनस का 2q बराबर 5, 2q यानी कि इसको 2 करना है, 2q बराबर 5। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 7p माइनस 2q बराबर 5। तो 7 गुणा p का मान 1 माइनस ये रहेगा 2q बराबर 5। तो 7 की में करेंगे 7 माइनस 2q बराबर 5। तो माइनस का 2q बराबर 5, माइनस प्लस का 7 इधर माइनस में जाएगा, घटाने पर माइनस का 2 मिलेगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, और ये माइनस का 2q, माइनस से माइनस कटेगा और q का मान हमें मिलेगा 2, और 2 यहाँ गुणा में इसके बटे में जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो p का भी मान 1 आया है और q का भी मान 1 आया है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि p और q का मान भी फिर से एक जैसा ही हमें मिला है। तो अब हमें किस में रखना है, जिसको हमने माना था, ये इसमें ही तो माना है ना, तो सीधे रखिए कि चूंकि जो 1/x था, पहले हमारा 1/y है ना, हाँ पहले 1/y है ये, फिर 1/x है, तो 1/y बराबर है p के, और 1/x को हमने q माना है, ठीक ऐसा माना गया है। तो 1/y बराबर p का मान कितना आया है 1, और 1/x बराबर q का मान कितना आया है, q का मान भी 1 आया है, तो 1। तो नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y की गुणा में करेंगे y, 1 की गुणा में करेंगे तो 1, और
1 की गुणा 1 में करेंगे 1, x की 1 में करेंगे तो x बराबर 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। इस प्रकार से हमारा 5th पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे 5 पॉइंट ये सॉल्व हो गए हैं। और अब इसमें 3 पॉइंट और बचा हुआ है और ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटा है। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पॉइंट जो पहला क्वेश्चन है उसमें 8 पॉइंट है और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पॉइंट है। उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करते रहें। जल्द ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।